देखिए टीडीएस में हमने टीडीएस कैलकुलेशन पिछली क्लास में देखा था, जिसमें एक्सेल में हम एम्प्लॉय का कितना रेशियो है, इसका पॉइंट क्या आता है मंथली, वो हमने देखा था। असल में उसका यदि हम टीडीएस का स्लिप भी देखें तो उसमें भी एवरेज रेट दे रखा है। यदि आप सैलरीज के लिखेंगे, इसका सेक्शन है 192 और सेक्शन के अंतर्गत जो रेशो है इसका, वो एवरेज रेट एप्लीकेबल होता है सैलरीज के ऊपर। इसलिए जो भी परसेंटेज आएगा वो हमें डालना है। हालांकि उसके भी दो मैकेनिज्म है। कई कंपनी क्या करती है कि रेशो बना देती है कि हमने 10% टीडीएस काट लिया। जैसे एमपी ऑनलाइन की बात करें तो एमपी ऑनलाइन जो कियोस्क है, उनके जो भी कमीशन बनेंगे उस कमीशन का 5% यदि टीडीएस जो है कि पैन कार्ड है तो, नहीं है तो 10% टीडीएस वो काट देता है। तो वो सभी का रेशो है, सभी का एक रेशो बना लिया कि 10% हमें टीडीएस काटना है या 20%। नॉर्मली अधिकतर मामलों में 10% और 20% का रहता ही है कि यदि आपका पैन कार्ड है तो 10%, नहीं तो अदरवाइज 20% टीडीएस कंपलसरी। फिर क्या होता है कि जब इधर से टीडीएस काट लिया गया, यानी हमारे कमीशन में से हमारा टीडीएस काट लिया गया, अब हम अपना रिटर्न फिल करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जब हम रिटर्न फिल करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारी वार्षिक आय क्या है। जब हम वार्षिक आय अपनी उसका ब्यौरा देते हैं, रिटर्न फिल करना है यानी हमारी आय का ब्यौरा देना वित्तीय वर्ष का, कि हमने अपने वार्षिक आय बताई 5 लाख रुपए और उसमें एग्जेम्पशन वगैरह सब लेकर के देखा, तो हम ये पाया गया कि हम टैक्स पेबल की कैटेगरी में नहीं आते, यानी टैक्स पे करने वाले की कैटेगरी में हम नहीं आते, जिसको टैक्स पेयर बोलते हैं, उसमें हम नहीं आते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो टीडीएस कटा है उसको रिफंड कर देता है। तो वो प्रोसीजर रिटर्न फिल करने के बाद रिफंडेबल की स्थिति में आता है। आपके अकाउंट में जो पैसा कटा है आपका वो वापस मिल जाएगा। अधिकांशतः ऐसा ही होता है। कंपनी आपका टीडीएस काट लेती है और आपने रिटर्न फिल किया तो वो आपको मिल जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉई होते हैं प्राइवेट कंपनियों के, तो उसमें होता है कि आपका टीडीएस उतना ही काटा जाए जिसके एवरेज में आप आते हैं, जो भी आपने रेशियो दिया, क्योंकि वो रेशियो सैलरी तो वही दे रहे हैं, वहीं से जनरेट हो रही है, तो उसका ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से और जो उनके एग्जाम्पशन है उसकी स्लिप लगा दी जाती है। तो वहाँ पे एक पॉइंट निर्धारित करता है कि यही टीडीएस आपको कटेगा, और उस स्थिति में फिर रिफंडेबल वाली स्थिति नहीं आती है। रिफंडेबल वाली स्थिति आती है तो फिर ये एम्प्लॉई या व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना रिटर्न फिल करें और उसको रिटर्न के बिहेव पर उसका जो टैक्स टीडीएस कटा है वो वापस उसको रिफंड हो जाएगा। और यदि वो रिफंडेबल नहीं है तो वो तो जमा हो ही गया है, ऑलरेडी हो गया है। तो सैलरी के मामले में, हमें एम्प्लॉय के मामले में दोनों स्थिति हमें मालूम होना चाहिए। यदि हमें एवरेज वाला मामला आता है तो हमें एवरेज निकालना आना चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर जो परसेंटेज है सभी एम्प्लॉय का वो एक जैसा डाल दिया जाएगा। तो पहले हम एक जैसे मामले से चलते हैं और फिर हमने जो पॉइंट वाला किया है उसको हम आगे देखेंगे। तो अभी हम आज के प्रोजेक्ट में, आज की क्लास में देखने वाले हैं टीडीएस का जो कैलकुलेशन है वो रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, हाउस और ऑफिस, इन सभी के लिए लागू होगा। ठीक है। अब इनमें भी इनके अंडर सेक्शन दे रखे हैं। यदि लैंड ऑन रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस, हाउस, ऑफिस है तो 10% कंपनी एक्सेस ऑफ, यदि कंपनी का जो रेशियो है वो 2,40,000 के है और इंडिविजुअली पर्टिकुलर व्यक्ति को ही है तो 5%, उसमें 50,000 वाला मामला है। ठीक है ना। अंडर सेक्शन हमें डिक्लेयर करना होगा, अलग अलग अंडर सेक्शन है जिसमें भी टीडीएस आपका कट रहा है उसका कैलकुलेशन उसके हिसाब से आपको निर्धारित करना होगा अकाउंटेंट को, यानी वो समझ लें फिर कि वो किस में आता है। हमें एक बात समझ में आ गया कि हाँ इस प्रकार से टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आप किसी भी अंडर सेक्शन के अंतर्गत करना हो बखूबी आप कर पाएंगे और उसको जमा भी कर पाएंगे। ठीक है। ये अलग अलग अंडर सेक्शन है जो हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब हमें टैली में क्या करना है, तो टैली में सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करेंगे।
कंपनी क्रिएशन में हमें सबसे पहले यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्शन शो है टीडीएस को यस करना होगा। जब आप टीडीएस को यस करेंगे तो आपकी कंपनी के अंतर्गत टीडीएस का पैर आएगा इस प्रकार का। ठीक है, चलिए तो हम इसका पूरा प्रैक्टिकल भी हाथों हाथ देखते चलते हैं। टीडीएस को हम यस करेंगे और जैसे आप यस करते हैं तो कंपनी टीडीएस डिडक्शन डिटेल डिटेक्टर डिटेल आ जाएगा, जिसमें आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फीड करने होंगे। तो अभी हम डेमो के रूप में हमारा यही 10 नंबर डाल लेते हैं। इसका थोड़ा सा फोटो क्लिक कर लीजिए आप। हो गया, चलिए बताएं 10 नंबर क्या है। 10 नंबर बताएं। एक टी 22/098 DAC। ठीक है, ये डालेंगे। और टैक्स डिडक्शन 10 नंबर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर था और ये 10 नंबर इसमें क्या डाला है उसमें? इसमें ABCD ASBD 8847 यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। यदि फर्म है तो फर्म, कंपनी है तो कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है तो वो, ब्रांच डिवीजन है तो वो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो वो, है ना। तो जो है कि एसोसिएट पर्सन कोई है तो वो, यानी जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं ये निर्धारित भी आपको करना होगा कि वो किस बॉडी के माध्यम से किस बॉडी में आते हैं, यानी किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो जहाँ आप वर्क करेंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जैसे कंपनी है तो हम सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच अभी हमने यहाँ पर डाल दिया है उज्जैन। ठीक है, कोड, स्टडी कोड, फोन, ईमेल, ये सब आप फीड करते जाएं। ठीक है, ये हमने कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए तो उसको आप निर्धारित कर दें कि टीडीएस का काम वो देखता है और उसके लिए उत्तरदायी है। अभी फिलहाल हम इसको नो करेंगे। और आईटी एग्जाम्पशन लिमिटेड टीडीएस का कोई है, शायद इसमें यस है कि नो है? अभी फिलहाल नो ही है। एक्टिव टीडीएस स्टॉक आइटम, प्रोवाइड सरप्लस चार्जेस। ठीक है, आप कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना। F12 डिटेल के लिए है कि यदि ये डिटेल शो नहीं होता है तो यहाँ पर आपको जैसे डिटेक्टर टाइप नहीं आता है तो इसको नो यदि है तो डिटेक्टर टाइप नहीं आएगा तो इसको यस करना है। सरचार्ज वगैरह भी लागू करना चाहते हैं डिटेल तो फिर आपको यस करना होगा। जैसे आगे हमें सेस का हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें तो उस स्थिति में हमें फिर सेस यस करना होगा टीडीएस के साथ में। ठीक है, कंट्रोल करेंगे अभी और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना होता है एक टीडीएस का लेजर और ये आपको मिलेगा गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत, क्रिएट के अंतर्गत टीडीएस नेचर उसका पेमेंट। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमें जाना है और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है टीडीएस का नेचर पेमेंट, जिसके अंतर्गत किसके लिए आप पेमेंट का, किस मद में आप पेमेंट कर रहे हो। तो हमें रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, जिसके लिए भी हमने किराए, जो भी किराए पे लिया है और उसका हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो समझ रहे हैं किराएदार के आधार पर नहीं समझ रहे हैं, हम कंपनी के आधार पर समझते हैं। यानी हम एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल बॉडी है
और हमने रेंट पे या तो बिल्डिंग लिया है या ऑफिस लिया है या कोई जो है कि क्या रेंट और लैंड कोई भूमि लिया है, ठीक है। और उसका जो रेंट हम पे कर रहे हैं उसके बिहेव पर हमें टीडीएस काटना है। यानी हम सामने वाले व्यक्ति को जिससे हमने लिया है रेंट पे, उसको जो रेंट हम देंगे, किराया देंगे, जैसे 50,000 आपका किराया दे रहे हैं, तो उसका 5% या 10% जो स्लैब है उसके हिसाब से हम टीडीएस अपने पास काट लेंगे, माइनस कर लेंगे और टीडीएस को हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये प्रोसीजर हम देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया कि जिसको हमने रेंट दिया उसने रेंट रख लिया और टीडीएस टैक्स भरा ही नहीं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस प्रकार की जो भी कंपनी संस्थाएं हैं वो अपना किराया बखूबी दें, लेकिन उसका टीडीएस काट करके वो हमें दे दें। हमें सामने वाले के ऊपर यूँ कहते हैं कि विश्वास नहीं, या वो टाइम पे नहीं कर सकता, या एनी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जबकि कंपनी ऐसी संस्था है जो रजिस्टर्ड है, जिसका 10 नंबर रजिस्टर्ड है, वो नहीं करती है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है। तो ये कारण है कि टीडीएस को माइनस करके मेन बचा हुआ पेमेंट हम दे देंगे। यानी हमें यदि बात करें हमने 50,000 किराया है तो हमें 50,000 ही देना है, लेकिन उसमें से टीडीएस ने सामने वाला का काट लेना है, उसको एग्रीगेट हमारा खर्चा वही होगा। चलिए, तो इसका लेजर हम बना लेंगे गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत चल के, और इसका परसेंटेज हमें डिक्लेयर करना है। साथ ही साथ अंडर सेक्शन किसके अंदर आता है, तो अंडर सेक्शन की लिस्ट पूरी हमने दिया था, उस वहाँ से आप अंडर सेक्शन निर्धारित कर देंगे। चलिए, तो चलते हैं, और गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत यहाँ पर क्रिएट के अंतर्गत हमें टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। ये तब मिलेगा जब हमने टीडीएस को यस किया है। अब यहाँ पर टीडीएस में जाकर के नेम में डाल देंगे आप रेंट ऑन बिल्डिंग, ऑफिस, फर्नीचर ईटीसी। ईटीसी अभी हम डाल देते हैं, ठीक है, जो भी हमने लिया है उसके ऊपर। अंडर सेक्शन 192 कि 191 191 था, तो वो जो भी अंडर सेक्शन रहेगा वो डाल दीजिएगा। पेमेंट का कोड भी इनका मेथड होता है, जो कोड आपको मिले वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पर दे रखा है रेट ऑफ इंडिविजुअल के लिए आप क्या है, यदि उसके पास पैन नंबर है तो यदि पैन नंबर है तो हमने कहा कि 10% है, और यदि उसके पास पैन नंबर नहीं है तो 20%। ये इसलिए भी निर्धारित कर दिया था कि इसके आधार पर जब 20% टीडीएस उनको कटेगा तो सीधी सी बात है वो पैन कार्ड बनवा लेंगे, ताकि वो जेन्युइन हो जाए। नहीं है तो गवर्नमेंट का कहना है आपको 20% टीडीएस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें निर्धारित कर देना है। और यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन लिमिट है, थ्रेश लिमिट है, तो वो आप डाल देंगे जितना भी आपका लिमिट है। जैसे 50,000 तक का लिमिट है कि इस पर नहीं लगेगा, है ना, या फिर उसमें पर्टिकुलर कोई छूट का दायरा हो तो वो आप यहाँ पर निर्धारित कर देंगे। शायद हमारे उसमें पहले से था क्या निर्धारित, हाँ, जो हमने कंपनी के लिए निर्धारित किया था कि 2,40,000 तक नहीं लगेगा, इसके ऊपर पर लगेगा, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल हम 0 भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा इसका लेजर एक क्रिएट हो गया है टीडीएस का स्टेटमेंट मास्टर में टैक्स के अंतर्गत। अब हमें यहाँ पर करना है इसका कैलकुलेशन, यानी यहाँ तक का मामला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें काम कैसे करना है, तो इसके लिए बनाने हमें लेजर, और 3 लेजर और बनेंगे। एक तो है हमारा एक्सपेंसेस का, एक हमारा पार्टी लेजर, और एक हमारा टीडीएस लेजर। यानी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो रेंट है वो एक्सपेंसेस है, तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया 50,000 60,000, जो भी हमारा मंथली एक्सपेंसेस है वो हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, तो हम पार्टी को कर रहे हैं एक पेमेंट, और उसी में से जो भी उसका परसेंटेज रेशियो जैसे 10% है तो 10% हम किसको कर रहे हैं, टीडीएस यानी गवर्नमेंट को कर रहे हैं। और तो ये दोनों हमारे डेबिट हो जाएंगे, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर 3 लेजर बनाना है, ठीक है। 3 लेजर बनाने में जो हमारे लेजर बनेंगे उसमें हमें उनका दायरा भी निर्धारित करना है। जैसे हमारा एक बन रहा है रेंट पेड, और ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम इसको बना लेते हैं क्रिएट लेजर में रेंट, ऑफिस रेंट हम इसको नाम दे सकते हैं
ठीक है, किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी ना करते हुए जीएसटी को आपको कर देना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और टीडीएस को करना है एप्लीकेबल। जब जीएसटी, क्योंकि एक ही टैक्स लगेगा तो टीडीएस या जीएसटी, तो जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना है और टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करते ही जो आपने लेजर बनाया था वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा है रेंट ऑन बिल्डिंग ऑफिस वाला, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और जीएसटी हमारा इस पर लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल हम करेंगे। इसके साथ ही साथ ये हमने एप्लीकेबल कर दिया टीडीएस और इसका ऑप्शन भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दूसरा हमारा लेजर बन जाएगा जो हमारा मकान मालिक है वो, उसके नाम से, जैसे हम डाल देते हैं ठीक है। अब ये क्या है, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये हमारे लेनदार है। तो लेनदार के अंतर्गत इसको डाल देना है। देखिए ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत है और यहाँ पर हमें स्टेटेड डिटेल के अंतर्गत कंपनी या रेसिडेंस के अंतर्गत को सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ इनका पैन नंबर भी डालना कंपलसरी है। यदि इनका पैन नंबर नहीं डलेगा तो हमने पहले ही निर्धारित कर रखा है कि वहाँ पर 20% टीडीएस कटेगा, तो हमें उनका पैन नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, या उनसे ले लेना है। तो फिलहाल के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यस करेंगे और इसमें हम कंपनी रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर पेन नंबर हम डाल देते हैं प्रोवाइड पेन डिटेल, तो हम इसको बोलेंगे हाँ हमने बिल्कुल प्रोवाइड किया है, यस। रेगुलर हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है ना। और कब से, यदि ओपनिंग बैलेंस पे लिखा है तो अभी ओपनिंग बैलेंस हमारा नहीं, इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। इसी के साथ ही हमें एक और लेजर यहाँ पर बनाना रहेगा और वो लेजर है हमारा टीडीएस का। तो टीडीएस भी हम अंडर किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत, टीडीएस के अंतर्गत। तो जो हमने लेजर बनाया है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो टीडीएस ऑन रेंट हम बना लेते हैं। ये चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत। टीडीएस हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम रेंट बिल्डिंग, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये 3 लेजर हमारे बन गए। ठीक है, इसके बाद अब हम कर सकते हैं वाउचर एंट्री। तो सबसे पहले तो एक वाउचर एंट्री हम रिसिप्ट की कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ताकि हमारे पास पेमेंट आ जाए। और क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल चला जाएगा अंडर कैपिटल के। ठीक है, माना कि हमने 2 लाख से व्यापार शुरू किया और केस में हमारे पास 1 लाख ले लेते हैं और एक हम बैंक का बना लेंगे, बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट ऐसा भी ले सकते हैं आप। बैंक चला जाएगा अंदर बैंक के। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो सिर्फ हमने बैलेंसिंग के लिए किया। अब हमें यहाँ पर एक वाउचर एंट्री जनरेट करना होगा जनरल का। ठीक है, और इसमें भी स्पष्ट सब दे रखा है हमने कि कितना हमारा किराया है। जैसे रेंट पेड हमारा है 5 लाख रुपए पूरे वर्ष का है। ठीक है, यदि हम जो रेंट पे कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं और मंथली हमें टीडीएस कैलकुलेट करना है तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकेंगे। तो रेंट पेड ये हमारा डेबिट होगा। अभी जनरल में हमें अगेंस्ट में खड़ा करना है, तो रेंट पेड हम डेबिट करेंगे, बाद में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट होगा जो भी हमारे मकान मालिक या ऑफिस मालिक हैं या जो भी हैं जिनको हम रेंट पेड करेंगे, और एक टीडीएस का। ठीक है, चलिए तो हम इसका वाउचर एंट्री
रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंतर्गत, वाउच एंट्री में जाएंगे, जनरल एंट्री हम लेंगे यहाँ पर और हम करते हैं ऑफिस रेंट हमने बना दिया था, इसको हम डेबिट करेंगे, जैसे हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। इसमें एक तो जाएगा MK त्रिवेदी, न्यू रेफरेंस में हम डाल देंगे। अब देखिए आप 50,000 का 10% 5,000 रुपये ऑटोमेटिकल, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। एंटर करेंगे, यानी अब यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एंट्री ऑटोमेटिक डल गया है, जिसमें हम 50,000 चाहें तो रेंट के अंतर्गत यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसमें इधर आ रहा है और डालना भी पड़ेगा हमें, यहाँ 50,000 अवश्य रहा, लेकिन ये डिडक्ट हो गया उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। अब यहाँ 5,000 की मद आ रही, दोनों बराबर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस 5,000 को हम डाल देंगे किसके मद में, TDS के, TDS ऑन रेंट, ये आ गया है। तो 50,000 का 5,000 यहाँ पर रेंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया, माइनस हो गया है, जैसा हमारा GST होता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाला है, जिसको विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब ये हमारा टैक्स कैलकुलेट होकर के आ गया और हम इसको एंटर कर सकते हैं, जैसा हमने अपने इसमें किया था, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5 लाख की एंट्री है, ठीक है। अब जो पेमेंट होगा वो मेन पेमेंट तो हम किनको दे देंगे, मकान मालिक है तो उनको हम दे देंगे, और जो टैक्स है वो हम दे देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर F5 से पेमेंट में जाएंगे, डेबिट हो जाएगा हमारा MK त्रिवेदी, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएगा, कितना देना है इनको, 45,000 रुपये। कैसे दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं माना कि बैंक से, ठीक है। तो ये बैंक से हमारा पेमेंट माइनस हो जाएगा। तो एक एंट्री तो हमने किसकी कर दी है, पेमेंट की, मकान मालिक को किराया दिया था 45,000 रुपये और 5,000 उसका TDS काट के हमारे पास रख लिया है। अब यदि इसके पहले यदि आप यहाँ पर बैलेंस शीट को देखेंगे तो ये 5,000 आपकी देनदारी दिखाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट में तो हमारा लॉस में जाना जाना है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ आया है नहीं है, और खर्चा हमने 50,000 का कर दिया है, सीधे सीधे किराया पहले ही दे दिया है, लेकिन करंट लाइबिलिटी अभी हमारी 5,000 खड़ी हुई है। तो अब हम एक और पेमेंट यहाँ पर करेंगे वाउचर में, और यहाँ पर कंट्रोल F करना है आपको ऑटोफिल के लिए, स्टार्ट में जाना है। जिस प्रकार हमने GST पे किया था, पर उस समय GST आ रहा था ओनली, लेकिन TDS को एक्टिवेट करने पर यहाँ पर TDS आ रहा है, तो TDS को आप सिलेक्ट करेंगे, ये TDS पूरा आ गया है हमारा अंडर सेक्शन, इसके अंतर्गत डिटेक्टर कौन है, कंपनी, ठीक है। रेसिडेंशियल हमने सेलेक्ट किया था, केस बैंक में केस, हम यहाँ पर एक ऑप्शन भी ये देता है, केस कर रहे हैं बैंक से कर रहे हैं, बैंक से अधिकतर ये मामले में होगा, ठीक है। बैंक आ ही गया है यहाँ पर, बैंक अकाउंट, ठीक है, और इसको हम एंटर कर देंगे, ठीक। अब हमारा बैलेंस यदि हम देखें, जो करंट लायबिलिटी थी वो जा चुकी है, तो ये था हमारा TDS, ठीक है। जिस प्रकार से हम GST पे करते हैं उसी प्रकार TDS भी दे सकते हैं, ठीक है। कर पाएंगे आप इसको, है ना। तो करिए सिस्टम स्टार्ट, और इसके बाद हम अलग अलग सैलरीज पर भी हम देखेंगे इसमें।